एक राज्य के छोटे से गांव में माधव अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। माधव कुम्हार था और गांव के बीचों बीच उसकी छोटी सी दुकान थी। माधव की पत्नी सुमन गर्भवती थी। एक दिन माधव अपनी दुकान पर मिट्टी के सुंदर बर्तन बना रहा था। सूरज की रोशनी में उसकी मेहनत चमक रही थी। तभी गांव का मुखिया हड़बड़ाता हुआ वहां आ पहुंचा और माधव से बोलने लगा। माधव, अरे ओ माधव, जल्दी चलो, तुम्हारी पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। मैंने दाई को तुम्हारे घर में भेज दिया है, लेकिन तुम्हारा वहां होना बहुत जरूरी है। जल्दी चलो। माधव बिना समय गवाए अपने घर की ओर मुखिया के साथ पहुंच गया। माधव घबराया हुआ था। मुखिया उसे सांत्वना देते हुए बोला, चिंता मत करो, मुझे लगता है कि तुम्हारे घर एक बेटा ही होगा। माधव ने कहा, मुखिया जी, बेटे की इच्छा नहीं है। मैंने हमेशा यही चाहा, मेरी एक बेटी हो। मुखिया जी बोले, अरे वाह वाह, वाह वाह, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पुत्री की कामना करते हैं माधव। ज्यादातर लोग तो बस पुत्र ही चाहते हैं। तभी कमरे का दरवाजा खुल गया और दाई बाहर आ गई। उसके हाथों में एक सुंदर नवजात कन्या थी। वो मुस्कुराकर माधव की ओर देखकर बोली, बधाई हो माधव, तुम्हारे घर लक्ष्मी आई है। माधव बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा, अरे अरे, भगवान ने हमारी सुन ली, हमारे घर लक्ष्मी आई है। देखा मुखिया जी, देखा, मैंने कहा था ना, मुझे बेटी चाहिए और बेटी हुई। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद। मुखिया ने माधव को बधाई दिया और मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। माधव तुरंत अंदर चला गया जहां सुमन बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो भी बहुत खुश थी। माधव अपनी नन्ही सी बेटी को गोद में उठाकर देखने लगा। फिर बोला, जब मैंने अपनी बेटी की पहली किलकारी सुनी, तभी मेरे मन को शांति मिल गई। हाँ, अरे देखो तो सुमन, देखो, आ हा, ये तो बिल्कुल राजकुमारी जैसी लगती है। मेरी बच्ची का नाम होगा लक्ष्मी। सुमन माधव की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। समय ऐसे ही बीतने लगा और देखते ही देखते लक्ष्मी 8 वर्ष की हो गई। लेकिन धीरे धीरे सुमन बीमार पड़ने लगी। माधव ने उसका बहुत इलाज करवाया, मगर वो स्वस्थ नहीं हो पाई। एक दिन सुमन की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसने माधव से कहा, सुनिए जी, मैं अब ज्यादा समय तक नहीं रहूंगी। माधव ने कहा, सुमन, ये क्या कह रही हो? शुभ शुभ बोलो। तुम तुम ठीक हो जाओगी, तुम ठीक हो जाओगी। सुमन बोली, सच को स्वीकार कर लो। मेरे जाने के बाद मेरी लक्ष्मी का ख्याल रखना। उसे कभी माँ की कमी महसूस मत होने देना। माधव सुमन का हाथ पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। फिर सुमन ने दम तोड़ दिया। बाहर खड़ी लक्ष्मी भी जोर जोर से रोने लगी। सुमन के जाने के बाद लक्ष्मी माँ के बिना दिन रात रोती रहती और माधव एकदम गुमसुम रहता। एक दिन मुखिया माधव के घर आ पहुंचा। माधव को उसने ऐसे उदास देखा तो बोला, माधव, ऐसे कब तक जियोगे? देखो, मेरी मानो तो तुम्हें तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। माधव ने कहा, नहीं नहीं मुखिया जी, ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं लक्ष्मी को सौतेली माँ नहीं देना चाहता। अगर उसकी सौतेली माँ ने उसे जरा सा भी सताया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुखिया ने कहा, हाँ देखो, इसके विपरीत भी तो हो सकता है माधव। देखो, मैं एक औरत को जानता हूँ, उसका नाम है सुनीता। वह बहुत अच्छी औरत है। उसका भी पति कुछ समय पहले गुजर चुका है और उसकी भी 7 साल की बेटी है। क्यों ना तुम उससे विवाह कर लो? लक्ष्मी को एक माँ मिल जाएगी और सुनीता को एक सहारा, और उसकी बेटी को तुम्हारे जैसा पिता मिल जाएगा। क्या कहते हो? माधव ने सोच विचार किया, फिर हामी भर दी। कुछ ही दिनों में माधव और सुनीता का विवाह हो गया। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा। सुनीता लक्ष्मी से प्यार करती,
लेकिन कुछ समय बाद सुनीता धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाने लगी। एक दिन लक्ष्मी अपनी माँ सुमन की याद में बैठी रो रही थी। तभी सुनीता गुस्से से वहां आ पहुंची और लक्ष्मी पर बरस पड़ी। हाय हाय, दिन भर बैठी बैठी आराम ही करेगी या कभी घर का काम भी करेगी? लक्ष्मी बोली, मेरी माँ ने मुझसे कभी काम नहीं करवाया। सुनीता बोली, तो क्या मैं भी तुझसे काम नहीं करवाऊं? लड़की पराया धन होती है, ससुराल में जाएगी तो क्या वहां भी हाथ पैर तोड़कर बैठी रहेगी? लक्ष्मी मजबूरी में घर का काम करने लगी। शाम को जब माधव घर पर आया तो लक्ष्मी की आंखों में आंसू और उसके हाथों में बड़े छाले देखकर वो तुरंत ही समझ गया कि लक्ष्मी ने पहली बार काम किया है। वो गुस्से से सुनीता से बोला, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी 8 साल की बेटी से काम करवाते हुए? कोई बच्चों से काम कराता है क्या? सुनीता ने कहा, 8 साल की बच्ची कुछ साल बाद जवान हो जाएगी। और मत भूलो कि सिर्फ तुम्हारी बेटी ही नहीं, मेरी बेटी रानी भी है। माधव सुनीता का यह रूप देखकर दंग रह गया। उसे एहसास हो गया कि उसने दूसरी शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अगले दिन माधव मुखिया के घर जा पहुंचा और मुखिया को सुनीता की सारी करतूत बताने लगा। मुखिया भी सुनीता के बारे में सुनकर दंग रह गया। वो बोले, माधव देखो, मुझे मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि सुनीता का स्वभाव ऐसा है। तुम्हारे विवाह के कुछ दिनों बाद मुझे पता चला था कि उसका पति से उसका अक्सर झगड़ा होता था। मैंने तुम्हें अनजाने में इस आग में ढकेल दिया। मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। अगर तुम मुझे सजा देना चाहो तो मैं तैयार हूं। माधव निराश हो गया। फिर मुखिया से कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है मुखिया जी। शायद मेरे भाग्य में यही लिखा था। अब मैं क्या कर सकता हूं? माधव थका हारा मुखिया के घर से लौट आया। उसका चेहरा बुझा हुआ था। लक्ष्मी धीरे से उसके पास आकर बोली, पिताजी, क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों लग रहे हैं? माधव बोला, कुछ नहीं बेटी, बस बस यूं ही। लक्ष्मी बोली, पिताजी, माँ मुझसे हर रोज बुरा भला कहती है। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। माधव ने अपनी बेटी को गले से लगाकर कहा, मेरी बच्ची, मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने दूसरा विवाह किया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लक्ष्मी अपने पिता के आंसू देखकर अंदर ही अंदर दुखी होने लगी और उसने फैसला कर लिया कि अब वो कभी अपनी सौतेली माँ की शिकायत अपने पिता से नहीं करेगी। अगले दिन लक्ष्मी खाना बना रही थी। रानी पास आकर थाली उठाकर थोड़ा सा निवाला मुंह में डालते हुए थूकते हुए बोली, माँ, इस लड़की को तो खाना बनाना भी नहीं आता। इतना नमक कौन डालता है? आप इसे घर से निकाल क्यों नहीं देती? सुनीता बोली, चिंता मत कर बेटी, बहुत जल्द इसका भी हल निकाल लूंगी। लक्ष्मी सिर झुकाए सुनती रही। समय ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन लक्ष्मी अपने पिता की दुकान से घर लौट रही थी। अचानक उसकी नज़र एक सहमे हुए कुत्ते के बच्चे पर पड़ी, जिसकी आंखों में आंसू थे। पास ही उसकी मरी हुई माँ पड़ी हुई थी। लक्ष्मी घुटनों के बल बैठती हुई बोली, तेरी भी माँ नहीं रही? मेरी भी बहुत पहले चली गई थी। तुझे देखकर लग रहा है कि तुझे कई दिनों से खाना भी नहीं मिला। चल मेरे साथ। लक्ष्मी कुत्ते को साथ लेकर घर चली आई। सुनीता जब कुत्ते को देखी तो भड़क गई। ये सड़क का कुत्ता कहाँ से उठा लाई? लक्ष्मी बोली, माँ, इसकी माँ मर गई थी। यह अकेला रो रहा था। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं इसका ख्याल खुद रखूंगी। लक्ष्मी चुपचाप सिर झुकाकर चली गई। उसने उस कुत्ते का नाम मोती रख दिया और उससे अकेले में बातें करने लगी। ऐसे ही 10 साल और बीत गए। लक्ष्मी अब बड़ी हो चुकी थी।
और बहुत सुंदर भी। उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे गांव में होने लगी थी और यह बात सुनीता को खटकती थी। फिर एक दिन अचानक माधव बीमार पड़ गया। लक्ष्मी उसके पास बैठी हुई थी। माधव ने अपना हाथ धीरे धीरे उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपना हाथ लक्ष्मी के सिर पर रखा और कहा, मुझे माफ कर देना बेटी, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे माफ कर देना। लक्ष्मी बोली, पिताजी, जब मैं छोटी थी तब शिकायत करती थी, अब मैं खुश हूं। माधव बोला, नहीं बेटी, नहीं, मैं जानता हूं कि तू सिर्फ मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी, इसलिए कुछ नहीं कहती थी, लेकिन मुझे विश्वास है कि तेरा नाम लक्ष्मी है और तू भाग्य से भी लक्ष्मी होगी। मेरा आशीर्वाद है बेटी, देखना तू एक दिन राज करेगी, राज। तभी सुनीता वहां आकर बोली, राज करेगी? अरे ये तो हमारे पूरे खानदान की नाक कटा देगी। माधव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब वो असहाय था। लक्ष्मी चुपचाप वहां से चली गई और अपने कुत्ते मोती के पास बैठ गई और उससे बातें करने लगी। तू ही मेरा सच्चा साथी है, तुझसे ही तो मैं अपने दिल की बातें कह सकती हूँ। फिर कुछ समय बाद माधव का निधन हो गया। लक्ष्मी अकेली रह गई। माधव के निधन के बाद सुनीता ने अपनी बेटी रानी का बिरजू नाम के एक आवारा लड़के से विवाह करा दिया। बिरजू सुनीता के घर पर ही घर जमाई बनकर रहने लगा। एक दिन बिरजू अपनी सास सुनीता से बोला, अरे अम्मा, इस लक्ष्मी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दीजिए। इस गांव का मुखिया इस पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि यह घर और दुकान उसी के नाम करवा दे। सुनीता बोली, हाँ दामाद जी, मैं तो कब से इसी दिन का इंतजार कर रही थी, आज ही इसे निकाल देते हैं। फिर सुनीता, बिरजू और रानी गुस्से से लक्ष्मी के कमरे में पहुंच गए और लक्ष्मी से कहने लगे, उठ, इस घर से बाहर निकल जा, तेरा इस घर में कोई हक नहीं। लक्ष्मी ने कहा, माँ, मैं कहाँ जाऊंगी, अब तो पिताजी भी नहीं रहे। सुनीता का दामाद बोला, अरे जा, कहीं भी जा, मगर इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। अगर यहां से नहीं गई ना तो याद रखना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ। लक्ष्मी उसकी धमकी सुनकर डर गई और डरते हुए बोली, ठीक है, मैं चली जाऊंगी। लक्ष्मी अपने मोती को साथ लेकर घर से बाहर निकल गई। रात का समय था, हल्की बारिश हो रही थी। पूरा गांव सो चुका था। तभी सुनीता का दामाद बिरजू उसके पीछे आ पहुंचा और बोलने लगा, और सुन लक्ष्मी, मुखिया के घर जाने की हिम्मत भी मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। लक्ष्मी घबरा कर जंगल की ओर चली गई और एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते उसे नींद आ गई और वो सो गई। सुबह अचानक मोती जोर जोर से भौंकने लगा। वो दौड़कर झाड़ियों की ओर से एक तालाब के किनारे जा पहुंचा। लक्ष्मी ने देखा, तालाब के किनारे एक व्यक्ति बेहोश पड़ा होता है। लक्ष्मी कहने लगी, अरे यह कौन है? इसके कपड़े तो किसी राजा महाराजा के जैसे लग रहे हैं। लक्ष्मी तुरंत जंगल से जड़ी बूटियां तोड़कर उसके जख्मों पर लगाने लगी। कुछ देर बाद उस व्यक्ति को होश आ गया। उस व्यक्ति ने लक्ष्मी को अपने सामने देखा तो पूछा, कौन हो तुम? लक्ष्मी ने पूछा, पहले आप बताइए, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने कहा, अरे हम इस राज्य के राजा हैं, राजा वीर प्रताप। हमारे शत्रु ने हम पर हमला कर दिया था। हम भागते भागते यहाँ आ पहुंचे और फिर बेहोश हो गए। मगर तुम कौन हो बेटी, और जंगल में क्या कर रही हो? लक्ष्मी अपनी पूरी आप बीती सुनाने लगी। राजा उसकी बातें सुनकर बोले, अरे तुम्हारी सौतेली मां को कड़ी सजा मिलेगी, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। लक्ष्मी ने कहा, नहीं महाराज, जो मेरे साथ हुआ उसका फैसला ऊपर वाला करेगा। राजा वीर प्रताप लक्ष्मी और उसके कुत्ते मोती को अपने महल ले आए
और सारी घटना अपनी पत्नी रानी चारुलता को बताने लगे। रानी चारुलता लक्ष्मी से बोली, तुम्हारी वजह से मेरे पति की जान बची। अब से तुम यही महल में रहोगी। लक्ष्मी ने कहा, महारानी जी, मैं सिर्फ एक साधारण लड़की हूँ, महल में मेरा क्या काम। रानी चारुलता बोली, अरे साधारण नहीं, तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा है लक्ष्मी, तुम अब हमारी बेटी जैसी हो। फिर उस दिन के बाद लक्ष्मी राजा वीर प्रताप के महल में ही रहने लगी, परंतु उसके मन में हमेशा एक खालीपन रहता था। एक दिन वो राजा वीर प्रताप से बोली, मैं महल में नहीं रहना चाहती हूँ, बल्कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। राजा वीर प्रताप ने कहा, तुम्हारी यह बात हमें बहुत पसंद आई। हमें खुशी है कि तुम खुद के लिए कुछ करना चाहती हो। बोलो, तुम क्या चाहती हो? क्यों ना हम तुम्हें रामपुर गांव की जमींदारी सौंप दें? लक्ष्मी चौंक कर बोली, रामपुर गांव? राजा बोले, हाँ, रामपुर में हाल ही में बहुत अत्याचार की खबरें आ रही हैं, खास करके लड़कियों के खिलाफ। वहां के पुराने जमींदार की आलीशान हवेली अभी भी खड़ी है, लेकिन अब वहां कोई सही नेतृत्व नहीं है। अगर तुम वहां की जमींदारी बनो तो हमें विश्वास है कि तुम गांव की दशा बदल सकती हो। लक्ष्मी ने कहा, अगर मुझे यह अवसर मिल रहा है तो मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मैं रामपुर गांव को न्याय और सम्मान की नई पहचान दूंगी। राजा वीर प्रताप खुश हुए। हाँ, हमें तुम पर पूरा भरोसा है लक्ष्मी। आज से रामपुर गांव की सारी जमीन तुम्हारी है। वहां के सभी किसान तुम्हारे अधीन काम करेंगे और तुम्हारा फैसला वहां का कानून होगा, और हमें यकीन है कि तुम वहां कुछ अच्छा करोगी। अगले दिन राजा वीर प्रताप लक्ष्मी को साथ लेकर रामपुर गांव पहुंच गए और गांव वालों की ओर देखकर बोले, रामपुर के सम्मानित ग्रामवासियों, आज से आपकी नई जमींदार लक्ष्मी है, जिसमें उनके हर आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा, और अब इस गांव के फैसले वही करेगी। लक्ष्मी ने सबसे कहा, मैं आप सभी से कुछ नहीं मांगूंगी, केवल सहयोग चाहूंगी। यहाँ जो भी अन्याय होगा उसके खिलाफ मैं खड़ी रहूंगी। मैं चाहती हूँ कि हर बेटी सुरक्षित रहे, हर किसान को न्याय मिले और हर गरीब को सम्मान मिले। इतना बोलकर लक्ष्मी जमींदार की पुरानी हवेली में पहुंच गई। हवेली भव्य लेकिन वीरान लग रही थी। वो दरवाजे के सामने खड़ी होकर हवेली को गौर से देखती हुई बोली, यह हवेली अब सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि बदलाव की पहचान बनेगी। लक्ष्मी हवेली के अंदर प्रवेश कर गई। कुछ दिन बाद एक गरीब किसान रोते हुए लक्ष्मी के पास आ पहुंचा। उसका नाम मनोहर था। उसके साथ उसकी बेटी भी डरी सहमी खड़ी थी। उसने लक्ष्मी से कहा, अरे कृपा करें, कृपा करें, मेरे ऊपर साहूकार का कर्ज था, मैंने समय पर चुका दिया था, फिर भी वो मेरी जमीन हड़पना चाहता है। तभी वहां पर साहूकार भी आ पहुंचा और घमंड भरे अंदाज में लक्ष्मी से बोला, अरे अरे लक्ष्मी जी, यह आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। इसने कोई पूरा कर्ज नहीं चुकाया। सबूत के तौर पर इसका दस्तावेज मेरे पास है, अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। लक्ष्मी कागजात अपने हाथ में लेकर ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद क्रोधित होती हुई बोली, साहूकार, तुमने दस्तावेजों में हेराफेर की है। किसान के नाम की जमीन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। आज से यह जमीन फिर से मनोहर की होगी। मनोहर ने कहा, जमींदार साहिबा, अरे आपने एक गरीब की इज्जत बचा दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी बोली, यह मेरा कर्तव्य था। आज से कोई भी किसी गरीब को सताएगा तो उससे इसकी सजा मिलेगी। गांव वाले जोर जोर से जय जयकार करने लगे। अब रामपुर गांव में एक नई रोशनी की किरण जाग उठी। समय ऐसे ही बीतने लगा। लक्ष्मी की प्रसिद्धि
दिन ब दिन दूसरे गांव में भी बढ़ने लगी। एक दिन लक्ष्मी अपनी हवेली के बाहर अपने कुत्ते मोती के साथ बैठी हुई थी कि तभी गांव का मुखिया एक व्यक्ति को पकड़कर लक्ष्मी के पास आ पहुंचा। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मी की सौतेली बहन रानी का पति बिरजू था। मुखिया ने कहा, जमींदार साहिबा, हमने इसे कल रात चोरी करते हुए पकड़ा है। यह गांव के कई घरों से सामान चुराकर भाग रहा था। बिरजू लक्ष्मी को देखा तो चौंक गया। तुम तुम यहां जमींदार कैसे बन गई? लक्ष्मी बोली, मेरे शासन में चोरी करने वालों की सजा बहुत कड़ी होती है। बिरजू, तुमने मेरे साथ जो किया था वो नियति ने तुम्हें लौटा दिया। तभी वहां सुनीता दौड़ती हुई आ पहुंची, लेकिन उसकी हालत दयनीय थी। उसके फटे हुए कपड़े थे, उसकी आंखों में आंसू थे। लक्ष्मी उसे देखकर चौंक गई। अरे माँ, यह तुम्हारी क्या हालत हो गई? और बिरजू एक चोर क्यों बन गया? क्या हुआ तुम्हारे साथ? सुनीता रोते हुए बोली, मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। शायद भगवान ने मुझे इसकी सजा दी है। तुम्हें घर से निकालने के बाद इस बिरजू ने चालाकी से तुम्हारे पिता की दुकान और घर को अपने नाम करवा लिया। उसने मेरी बेटी रानी को अपनी बातों में फंसा लिया। कुछ दिन बाद इसने मेरी बेटी को मार डाला क्योंकि यह किसी और औरत के साथ शादी करना चाहता था। गांव वालों को जब पता चला तो उन्होंने इसे मारने की कोशिश की, लेकिन यह भाग निकला। तब से मैं इसे ढूंढ रही थी और आज मुझे पता चला कि यह रामपुर में छुपा हुआ है। तभी वहां राजा वीर प्रताप कुछ सैनिकों के साथ आ पहुंचे। वे बोले, लक्ष्मी बेटी, यह सब कुछ क्या हो रहा है? लक्ष्मी ने कहा, महाराज, यह वही व्यक्ति है जिसने मेरी सौतेली बहन की हत्या की, मेरी संपत्ति हड़प ली और मेरी सौतेली माँ को घर से निकाल दिया। अब यह हमारे गांव में चोरी कर रहा था। ऐसे दरिंदे को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसे तुरंत मृत्युदंड दिया जाए। सैनिकों ने बिरजू को पकड़ लिया और उसे तुरंत मौत के घाट उतार दिया। राजा वीर प्रताप फिर लक्ष्मी की ओर देखकर बोले, लक्ष्मी बेटी, अब तुम्हारी सौतेली माँ का क्या किया जाए? लक्ष्मी बोली, मैं अपनी सौतेली माँ को अपने साथ नहीं रख सकती। अगर इन्होंने सिर्फ मेरे साथ अन्याय किया होता तो मैं सहन कर लेती, लेकिन इन्होंने एक 10 साल की मासूम बच्ची के साथ अन्याय किया था जो अपनी माँ को ये सब कुछ मानती थी। इस औरत ने माँ शब्द की परिभाषा ही बदल दी। जाओ और अपने कर्मों का फल भुगतो। यह हवेली तुम्हारी नहीं है, ना ही यह गांव तुम्हारा है, और तुमने तो मुझे कभी अपनी बेटी माना ही नहीं। सुनीता फूट फूट कर रोने लगी। फिर राजा वीर प्रताप ने कहा, लक्ष्मी बेटी, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि तुम एक न्यायप्रिय शासक हो। आज से तुम सिर्फ रामपुर की ही नहीं बल्कि अपने गांव की भी जमींदार हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी 2 गांवों की होगी। लक्ष्मी बहुत खुश हुई और पुराने अपने गांव लौट आई। वो अपने पुराने घर के बाहर खड़ी होकर आकाश की ओर देखने लगी और बोलने लगी, देखो पिताजी, आपने हमेशा कहा था कि मैं आपका नाम रोशन करूंगी और एक दिन मैं राज करूंगी। देखो पिताजी, आज मैं सच में राजकुमारी की तरह राज कर रही हूँ। आपके और मेरे ऊपर जिन्होंने अत्याचार किए थे उन सबको भगवान ने सजा दे दी है। तभी मुखिया वहां आ पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, यही न्याय है जमींदार साहिबा। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। लक्ष्मी मुस्कुराने लगी और उसका कुत्ता मोती भौंकता हुआ उसके पास आ गया। लक्ष्मी अपने घर की ओर बढ़ गई और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ।
कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।